स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम ITI सेकेंड ईयर का जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वहाँ पे जो मिनी मॉक टेस्ट का जितना भी MCQ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों YouTube पे डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। ऐसे करके हम जितने भी क्वेश्चंस हैं मिनी मॉक टेस्ट सीरीज का MCQ, हम उसको एक एक पार्ट करके कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिए हैं और उसको हम धीरे धीरे उसको कंप्लीट भी कर देंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए और इस सीरीज को कंप्लीट देखिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलते हैं ITI सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका पार्ट 3 MCQ में। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज डैश। इसका मतलब है जब कोई वर्कर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सबसे अच्छा उत्पादन लाने में योगदान देता है तो हम उस वर्कर को क्या कहते हैं? हम उस वर्कर को कहते हैं प्रोडक्टिव। ऑप्शन ए है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीपीई मीन्स डैश। इसका मतलब पीपीई का मतलब क्या होता है? तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम किसी खतरे से अपने शरीर को बचाने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी डेंजरियस सिचुएशन से अपने बॉडी पार्ट को बचाने के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो और हमारे हाथों को बचाने के लिए हम ग्लोव्स का यूज करते हैं, पैरों को बचाने के लिए शूज का यूज करते हैं। ठीक है, अपने आंखों को बचाने के लिए, किसी भी रेडिएशन से बचाने के लिए हम ग्लासेस का यूज करते हैं आई प्रोटेक्शन के हिसाब से। ठीक है, हम अपने कानों को किसी भी जोर आवाज, किसी भी बहुत ज्यादा कहीं पे आवाज हो रहा है, नॉइज हो रहा है, तो हम अपने कानों को बचाने के लिए हम यूज करते हैं हेडफोन्स। ओके, एंड अब हम अपने सर को बचाने के लिए हम यूज करते हैं हेलमेट। तो ये सारे होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग डैश। इसका मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें इनमें से कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए और जॉब साइट एक्सपीरियंस चाहिए। तो ट्रेनिंग चाहिए और हमें नौकरी का अनुभव भी होना चाहिए, तो तब जाके हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स। तो यहाँ पे हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करना है हमें। तो किसमें से? कोई भी कट हो जाए, कहीं पे जल जाए या कोई हार्मफुल लिक्विड है, तो उससे अगर हम अपने हाथों को बचाते हैं तो हम जो पीपीई का यूज करते हैं, अभी मैंने बोला था पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो हम जो पीपीई का यूज करते हैं वो होता है ग्लोव्स। ऑप्शन बी है सही आंसर। Next question. Which of these is not an entry level job after ITI for interior designer? इंटीरियर डिजाइनर जॉब के लिए हम जब ITI के बाद एंट्री लेवल, मतलब जैसे ही हमारा ITI खत्म हुआ हमने नौकरी चालू किया है, तो इनमें से कौन सा एंट्री लेवल जॉब नहीं है? मतलब ITI के बाद का पोस्ट, इमीडिएटली बाद का पोस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट, इंटर्न्स, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर और डिजाइन असिस्टेंट। तो इसमें स्पेशलिस्ट जो होता है वो एंट्री लेवल जॉब नहीं होता, वो आपका काम का अनुभव के हिसाब से, इसका मतलब आपका नौकरी का अनुभव के हिसाब से आप धीरे धीरे उस चीज में जब माहिर हो जाएंगे तब जाके आप स्पेशलिस्ट का डेजिग्नेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सही आंसर। ऑप्शन ए, ITI के बाद इमीडिएटली एंट्री लेवल जॉब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ISO स्टैंड्स फॉर डैश। इसका मतलब ISO का फुल फॉर्म क्या है? ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS स्टैंड्स फॉर डैश। BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस आइडिया शुड डैश। मतलब एक बिजनेस आइडिया कब काम करता है, कैसा होना चाहिए? तो आप एक बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? जो जब भी कोई एक बिजनेस आइडिया देता है तो वो ऐसा होता है कि आप अपने लोकेलिटी में कुछ प्रॉब्लम देखे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ आइडिया सोचा।
अगर वो आइडिया काम किया तो हम उसे बिजनेस के तौर पे यूज करेंगे। तो ये होता है बिजनेस आइडिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके लोकेलिटी में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब साफ पानी आपके लोकेलिटी में पीने को नहीं मिलता, और आप ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया लेके आए जो कि वो पानी के पीने के प्रॉब्लम को, कि वो जो आपका जो गंदा पानी है वहां से आप वहां से साफ पानी निकाल सकें। तो आपको एक फिल्टर बनाना है, तो आपने एक आइडिया डेवलप किया और उसी के तौर पे आपने फिल्टर बनाया, और वो फिल्टर आपने मार्केट में बेचना शुरू किया। इसमें आपको भी लाभ हुआ, लोगों को भी लाभ हुआ, और आपके सोसाइटी में वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो एक बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? एक बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, किसी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम अपना फीलिंग्स और इमोशन को दिखाने के लिए दोस्तों को हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम एमोजीज का यूज़ करते हैं। एमोजी इसका मतलब होता है कि मैं अगर खुशी हूँ, बहुत ही खुश हूँ, तो मैं एमोजी का एक स्माइल वाला जो होता है ना, स्माइल वाला, वो स्माइल वाला मैं दूसरों को सेंड कर देता हूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ, फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी। ठीक है, तो ये होता है इमोजी। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सिलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हम अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए किस टाइप का इमोजी का यूज करते हैं? तो इसका मतलब हम अगर गुस्सा हैं तो गुस्से वाला इमोजी देते हैं, हम अगर खुश हैं तो खुश वाला इमोजी देते हैं, हम कहीं पे चल के जा रहे हैं तो चल के जाने वाला इमोजी देते हैं, हम कहीं पे उड़ के जा रहे हैं तो फ्लाइट वाला इमोजी देते हैं। तो ये चीज जो हम इमोजी देते हैं, हम वो पर्टिकुलर चीज के लिए एक परफेक्ट इमोजी डालते हैं, तो वो होता है परफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज इमोजीज व्हेन डैश। हम सोशल मीडिया पे इमोजी का इस्तेमाल कब करते हैं? हम ये इमोजी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड ना हो, तो हम उस टाइम में वो इमोजी का इस्तेमाल करके हम अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वर्ड्स आर नॉट एनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ऑप्शन बी है सही आंसर। Next question. When we strongly feel or react situations or with particular people, we are using our dash. जब हम अपना कोई फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांगली हम किसी के ऊपर जाहिर करना चाहते हैं, कि कोई सिचुएशंस के ऊपर हम रिएक्ट करना चाहते हैं, कि कोई पर्टिकुलर पीपल, विशेष लोगों के साथ अपना फीलिंग्स और अपना रिएक्शंस हम दिखाना चाहते हैं, तो हम कौन से चीज का यूज करते हैं? हम अपना इमोशंस को यूज करते हैं। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है, इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, एक्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन, रिफ्यूज, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, एक्सेप्ट एंड मिसअंडरस्टैंड इमोशंस। तो इसका मतलब है कि हम इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस। ओके, तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब भावनाओं को सही से समझना और उसे मैनेज करने की क्षमता को एक व्यक्ति का क्या कहा जाता है? तो ये भावनाओं को ठीक से समझना और उसे मैनेज करने की क्षमता को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज डैश। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति के पास कौन सा क्वालिटी है? तो अगर किसी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, तो हम उसे बोलते हैं, वो पर्सन होता है लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी वाला। तो उसके पास बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी उसके पास है। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When something good happens to us, we feel that। जब हमारे साथ कोई कुछ अच्छा होता है, तो हम कैसा फील करते हैं? तो हम पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस फील करते हैं, हम खुश होते हैं, तो हमारा जो इमोशंस रहता है वो पॉजिटिव इमोशंस होता है। तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू डैश। इमोशंस को मैनेज करने का सबसे पहला चीज क्या होता है? तो इमोशंस को मैनेज करने का सबसे पहला चीज होता है, इमोशन को आप समझें और उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी मे एंड ऑफ डैश।
अगर हम अपना इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो वो अंतिम में उसका क्या होगा? अंतिम में हम अपने आप को भी दुखी करेंगे और लोगों को भी दुखी करेंगे, हमारे करीबियों को भी हम दुखी कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है कि इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी मे एंड ऑफ हर्टिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ हेल्प्स इन डैक्स। हम अपना इमोशंस को अगर किसी के सामने बोलना चाहें कि किसी के सामने जाहिर करना चाहें तो वो चीज आखिरी में क्या होता है? दैट इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डील विथ नेगेटिव इमोशंस। तो ये हमें हमारे नेगेटिव इमोशंस का जो सोल्यूशन निकालने में मदद करता है। हम दूसरों को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। अगर वो कौन सा चीज है जिसे अगर हम कंट्रोल करना ना सीखें तो वो हमारा रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर सकता है। वो है हमारा गुस्सा। अगर हम अपना गुस्से को कंट्रोल करना ना सीखें, गुस्सा मतलब एंगर, तो अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना ना सीखें तो वो हमारे सारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है। तो इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल एंगर इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ कॉल्ड? हम अपने आप को किसी के सामने अगर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। हम अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं सामने वाले को। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए डैश डिसीजन। आपका एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि आत्म परिचय होता है वो आप बहुत ही अच्छा किसी के आगे एक्सप्रेस करें तो वो आपको क्या हेल्प करेगा? मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू पे गए हैं और आप इंटरव्यू पैनल में जो एम्प्लॉयर हैं आप उनके सामने एक बहुत ही अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दें तो वो उस चीज को और वो कौन सा डिसीजन लेंगे? दे विल टेक ए हायरिंग डिसीजन। वो आपको भर्ती करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए हायरिंग डिसीजन। हायरिंग डिसीजन मतलब एक चीज में भर्ती होना, आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ अस डैश ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। हम जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद वी विल सर्च फॉर जॉब्स। हम नौकरी की तलाशी में जाएंगे। तो ऑल ऑफ अस सर्च फॉर जॉब्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटीआई ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग डैश। वो कब आईटीआई ट्रेनीज जो आईटीआई के बच्चे हैं वो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके साथ मिलने का मौका मिलता है? तो आईटीआई कंप्लीट होने के बाद या कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आईटीआई कंप्लीट होने के बाद अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको कंपनी प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। आईटीआई ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू मेक डैश। एक अच्छा आत्म परिचय और एक गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन किस चीज में मददगार साबित होता है? एक गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको किसी के सामने एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने में बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, ऑप्शन सी है सही आंसर। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट में जो रहते हैं वो कुछ टूल्स का यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो 4D और 4S मेथड को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स के हिसाब से यूज नहीं करती। बाकी फिशबोन डायग्राम, 5D एंड 5S मेथड एंड काइजन प्रिंसिपल तीनों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक टूल के हिसाब से यूज होता है, लेकिन 4D एंड 4S मेथड इसमें यूज नहीं होता। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ डैश यू आर।
एक आत्म परिचय जो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आप किसी को दे रहे हैं, वो क्या दिखाता है, क्या शो करता है? आपका खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन दूसरों के सामने ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने चीज को बोलने से। ठीक है, तो ये होगा कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बी। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन डैश। अपने आप का एक क्विक समरी, क्विक समरी का मतलब है हम अपने आप को अगर किसी के सामने बोल रहे हैं तो हम अपने आप की जितना भी क्षमता है हम किसी को बहुत ही शॉर्टकट में उसे वो चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन डैश। तो ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन एलिवेटर पिच। ये होता है ऑप्शन सी, सही आंसर। Next question. Introducing ourselves in a smart and powerful way in just 30 seconds is called dash. अपने आप के बारे में अगर हम बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही पावरफुल वे में अगर 30 सेकंड के अंदर किसी को बोल रहे हैं तो उस इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? पहले भी बोल चुका था, इट इज एलिवेटर पिच। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज डैश। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले क्या पूछेगा? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में पहले कुछ बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये है इंटरव्यू में जाने से आपका पहला क्वेश्चन होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस पार्ट को इतने में स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए कि वो भी इस सीरीज से कुछ सीख जाएं। और आशा करता हूं कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कोई भी बच्चा फेल ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 4 पे। तब तक के लिए टेक केयर।